हाँ भाई, आज के लेक्चर में जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने शुक्र जनन को देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। और आज जो हम देखने वाले हैं चैप्टर हमारा वही है, युग्मक जनन। आज जो हम देखेंगे वो एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस पार्ट फर्स्ट में आपको याद हो तो हमने स्पर्मेटियोलाइसिस के बारे में कल बात की थी, जिसको हम शुक्र कायांतरण कह रहे थे, ठीक है। तो भाई ये जो शुक्र कायांतरण होता है, शुक्र कायांतरण होता है, उसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आप स्पर्मेटिड से स्पर्म बदल दें, स्पर्मेटिड को, यानी कि स्पर्मेटिड से अगर आप स्पर्म बना देते हो तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटियोलाइसिस बोलते हैं, शुक्र कायांतरण बोलते हैं, ठीक है। तो हमको इंपॉर्टेंट रूप से यही समझना है कि भाई शुक्र कायांतरण क्या है, अर्थात स्पर्मेटिड से एक स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझते हुए चलना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, हेडिंग जो है हमारी वो होती है शुक्राणु का निर्माण या स्पर्मेटिड का विभेदन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये हमारा टॉपिक है। अर्थात आपको इतना पढ़ना है कि भाई स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कि स्पर्मेटिड एक स्पर्म किस प्रकार चेंज होती है, अर्थात शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है इस पार्ट फर्स्ट में। तो उसको बिल्कुल हम क्रम वाइज देखेंगे भाई। तो आप समझते हुए चलना कि स्पर्मेटिड का जो विभेदन होता है वो कुछ चरणों में होता है, उसके कुछ पॉइंट होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले सिर का निर्माण, सेकंड है अक्षीय तंतु का निर्माण, और थर्ड है मध्य भाग का निर्माण। बात समझिए कि एक जो स्पर्म होता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म की शेप कुछ इस प्रकार, एक रफली डायग्राम में अगर बनाऊं, ठीक है, एक इस प्रकार का एक स्पर्म होता है। तो इस स्पर्म में क्या है भाई, एक तो हमको सिर स्पष्ट दिखाई देता है, ये इसका मध्य भाग है, और ये इसकी क्या है, पूंछ। तो एक मैच्योर एक्टिव स्पर्म के 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। तो भाई आपकी जो स्पर्मेटिड थी, आप याद कीजिए, आपकी जो स्पर्मेटिड थी वो इस प्रकार की थी। जो हमने कल स्पर्मेटिड बनाई थी द्वितीयक शुक्र कोशिका से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, वह स्पर्मेटिड कुछ इस प्रकार की थी, आप सभी को पता है। एक गोलाकार संरचना थी, और इस गोलाकार संरचना से आपको कैसी संरचना बनानी है, इस प्रकार की संरचना बनानी है। पॉइंट की बात समझ में आ रही है भाई। शुक्राणु कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। और हमारा टॉपिक क्या है कि जो हमारे पास राउंड शेप में स्पर्मेटिड है, राउंड शेप की, इस राउंड शेप की स्पर्मेटिड से एक बेलनाकार स्पर्म का निर्माण हमको करना है, ठीक है। तो इसके 3 भाग, अर्थात 3 भाग हो जाएंगे इसके, कि भाई पहले तो सिर का निर्माण होगा, इससे अक्षीय तंतु का निर्माण होगा, और फिर मध्य भाग का निर्माण होगा, ठीक है।
अब हम इसमें क्रम से ये देख लेते हैं कि आखिर इनका निर्माण कैसे होगा, और वही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्रम वाइज। सबसे फर्स्ट जो है सिर, क्या है? सिर। तो सुनिए, सिर की अगर हम बात करें तो इसके दो भाग हैं। नंबर ए केंद्रक और नंबर बी एक्रोसोम। या मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि जब भी हम सिर का निर्माण करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म का जो सिर होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, केंद्रक से और एक्रोसोम से। तो यहां से हमारा मोस्ट वन क्वेश्चन आता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि केंद्रक के निर्माण को समझाइए, स्पर्मेटिड से स्पर्म के केंद्रक के निर्माण को समझाइए, या एक्रोसोम निर्माण को समझाइए। आपको मुख्य रूप से केवल इन्हीं दो क्वेश्चन पॉइंटों पर ध्यान देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई जब आप स्पर्म का निर्माण करेंगे स्पर्मेटिड से तो उसके तीन भाग हैं। पहले आप किसका निर्माण करने जा रहे हैं? सिर का। तो जब भी आप सिर का निर्माण करेंगे तो उसका सिर दो भागों से या दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है, एक तो केंद्रक से और एक एक्रोसोम से। तो आपको सबसे पहले इन्हीं का तो निर्माण करना है कि भाई केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, या आपसे वो कहे कि एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब यही हमारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यही हमारे क्वेश्चन है। वो आपसे यही पूछेगा कि शुक्राणु के केंद्रक निर्माण को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन, शुक्राणु के एक्रोसोम निर्माण को समझाइए। केवल यही दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने हैं। बात समझ में आ रही है? और ज्यादा फालतू की बात पर आप ध्यान नहीं देना है, इन दो पर विशेष ध्यान देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर भाई केंद्रक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आप समझते हुए जाना। देखो, ये हमारी एक स्पर्मेटिड है और स्पर्मेटिड का ये है केंद्रक। बात समझ में आ रही है? भाई स्पर्मेटिड एक सेल है, तो सेल के सेंटर में क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है ना? तो अब हम केंद्रक का निर्माण करेंगे। देखो, ये तो स्पर्मेटिड का केंद्रक है। अब इस केंद्रक में क्या चेंजमेंट होता है वही हम पढ़ेंगे बस, है ना? तो इसमें क्या क्या चेंजमेंट होता है कि स्पर्मेटिड का जो केंद्रक है, एक मिनट इंक डाल देता हूं उसमें। हाँ देखो, ये जो स्पर्मेटिड का केंद्रक है, जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, स्पर्मेटिड के केंद्रक के केंद्रक द्रव्य से जल का निष्कासन हो जाता है, जिससे केंद्रक सिकुड़ता है और सभी गुणसूत्र छोटे स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं और इसका भार कम करने के लिए इससे सभी व्यर्थ पदार्थ
बाहर निकाल दिए जाते हैं, जैसे आरएनए। ठीक है, और इसका आकार गोलाकार से बेलनाकार हो जाता है। चलिए भाई, अब ये मैंने थ्योरी लिख दी है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको हर पॉइंटों को क्लियर करूंगा। आप अब विशेष ध्यान देना इस पर। ठीक है, देखो सुनिए, देखिए भाई, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन, शुक्राणु पूर्वी का विभेदन, अर्थात हम एक स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक गोलाकार इस प्रकार की कोशिका है जिसको हम स्पर्मेटिड कह रहे थे। अब आप इतनी बात ध्यान देना कि इस संरचना को हमने बिल्कुल इस प्रकार की संरचना में चेंज करना, बहुत डिफरेंट है दोनों की शेप में। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो राउंड शेप की कोशिका है ना, अगर वो इस प्रकार की सेल में, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो जाती है तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु पूर्वी का विभेदन कहते हैं। क्लियर है बात? अब हम इस टॉपिक पे अगर बढ़े तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप सिर का निर्माण कर रहे हैं। देखो, इसका निर्माण कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो इसका निर्माण क्या है कि भाई इसका सिर सिर्फ दो भागों से बना होता है, एक केंद्रक और एक एक्रोसोम। तो आप सबसे पहले किसको चेंज करेंगे? केंद्रक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यानपूर्वक समझना भाई। तो देखिए, स्पर्मेटिड का जो केंद्रक होता है, ये आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस केंद्रक का जो केंद्रक द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, केंद्रक द्रव्य, उस केंद्रक द्रव्य से जल निष्कासित हो जाता है। बात समझिए, अभी जो ये आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार गोल शेप में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको पता है कि भाई केंद्रक द्रव्य होता है जिसमें गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होते हैं ना, गुणसूत्र होते नहीं होते। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसके जो केंद्रक द्रव्य था उससे पूरा जल बाहर निकल गया। ठीक है, अब जल के निष्कासित होने से बताओ इसकी शेप में चेंजमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। एक तो इसमें क्या रहेगा कि इस पूरे केंद्रक में अब कोई भी जल वगैरह नहीं है, तो केवल कौन है? गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र जो हैं वो तो छोटे से स्थान में ही समाहित हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो केंद्रक हमारा पहले बड़े साइज में था उसमें से अगर जल का निष्कासन हो जाए तो आप मुझे बताइए इस केंद्रक का आकार छोटा होगा कि नहीं होगा? और इसका जो वेट है केंद्रक का, जो भी वेट था उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। ये वेट कम क्यों हुआ? क्योंकि शुक्राणु को मादा योनि में तैरना पड़ता है ना, तो चलना पड़ता है। और वह तेज गति से कौन चलता है? जिसका वजन कम हो, है ना। जिसका वजन कम होता है वही तो तेज गति से चलता है। तो ये उसके कुछ अनुकूलता है कि वजन भी कम हो जाता है, जिससे स्पर्म का जो आसानी से तैरने में भी सहायक होता है ना। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। बहुत ही क्लियर सी बात है कि स्पर्मेटिड के केंद्रक का जो केंद्रक द्रव्य होता है उससे जल के निष्कासन हो जाने से केंद्रक सिकुड़ जाता है, और जितने भी इसमें गुणसूत्र से 23 थे, जितने क्या थे जो गुणसूत्र हैं वो एक छोटे स्थान में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है ना। सेकंड क्या है कि इसका वजन और कम करने के लिए इसमें से और जो भी व्यर्थ पदार्थ हैं जैसे कि आरएनए, वो भी इससे बाहर निकाल दिया जाता है। और इसका जो आकार गोलाकार था, कैसा था? राउंड शेप में, वह आकार अब इस प्रकार का हो जाता है।
बेलनाकार शेप में। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको पता चल गया होगा कि बिल्कुल हमारा इस प्रकार की संरचना बन गई है ना। बात समझ में आ रही है। आपका पहला जो केंद्रक राउंड शेप में था, तो अब उसमें से क्या क्या घटना घटित हुई भाई कि एक तो इससे जल निकल गया, आरएनए निकल गया, और केवल इसमें क्या बचे हैं अब गुणसूत्र, और इसका आकार राउंड शेप से कैसा हो गया, बेलनाकार हो गया, लंबा बेलनाकार हो गया। तो ये हुआ किसका निर्माण हो जाओ, केंद्रक का निर्माण। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हो गया ना केंद्रक का निर्माण। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। आपसे अगर वो यहां से क्वेश्चन पूछता है तो वो केवल दो ही पूछेगा आपसे, या तो आपसे केंद्रक का निर्माण करवाएगा या एक्रोसोम का निर्माण करवाएगा। इतना आप ध्यान देना केवल। अब सेकंड जो है वो मोस्ट वन एक्रोसोम का निर्माण, ये ज्यादा मोस्ट है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर बता दूं कि जो एक्रोसोम होता है, जैसे ये सब हमारा केंद्रक है, ठीक है, तो एक्रोसोम जो होता है वो केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होता है, नुकीली टोपीनुमा संरचना में, बिल्कुल इस प्रकार। ठीक है। हाँ, तो इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। अब अभी आपके पास केंद्रक है, तो इस केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना आपको बनानी है। अब हम केवल इतना देखेंगे कि वो टोपीनुमा संरचना इस पर कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखिए एक्रोसोम का निर्माण, इसमें क्या है कि एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के विभेदन से होता है। बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, चलो मैं पहले थ्योरी लिख देता हूं। इसकी गोल्जी काय अनेक चक्रों में व्यवस्थित रिक्तकाओं को घेरती हुई कलाओं की बनी होती है। इसकी रिक्तिका का परिमाण बढ़ने से कण दिखाई देता है, जिसे पूर्व एक्रोसोमल कण कहते हैं। जब सभी रिक्तिका सभी रिक्तिका परिमाण में बढ़ती हैं, सभी रिक्तिका समेकित होती हैं, तो सभी रिक्तिका समेकित होती हैं तो वे केंद्रक के शिखर से जुड़ जाती हैं और इस कण को एक्रोसोमल कण कहते हैं, जो शुक्राणु की टोपी
बनाता है। सुनिए भाई, मोस्ट वन कि भाई एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है ना। तो आपको समझना है कि भाई एक्रोसोम कैसे बना, तो आप ध्यान पूर्वक समझना। ये तो हमारा केंद्रक था। अच्छा, ये पूरी कोशिका है, और कोशिकांग आप सभी जानते हैं, गोल्जी का है, तारा केंद्र, केंद्रक और ये सारे होते नहीं होते। तो ये जो स्पर्मेटिड का गोल्जी का था इस प्रकार ना, 11th क्लास में मैंने आपको गोल्जी काय की संरचना बताई है, थोड़ी कर्व शेप में होता था, है ना। तो ये जो गोल्जी का है, सबसे पहले तो आपको इतना ही याद रखना है कि भाई एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय से होता है। यही नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य क्वेश्चन है कि भाई गोल्जी काय का निर्माण किससे होता है, सॉरी एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, तो वो गोल्जी काय से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय से। तो क्या है भैया गोल्जी काय? कि गोल्जी काय जो होती है वो इस प्रकार कुछ समीकृत इस प्रकार की रचना होती है, जिसमें ये बहुत सारी क्या होती हैं, रिक्तकाएं होती हैं, ठीक है। और इन रिक्तकाओं में क्या होता है, एक कण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व एक्रोसोमल कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व एक्रोसोमल कण। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि गोल्जी काय जो होती है वो अनेक चक्रों में व्यवस्थित रिक्तकाओं को घेरती हुई कलाओं की, कला मतलब परतों की बनी होती है, जो बहुत सारी रिक्तकाओं को घेरती है ना। तो इसकी जो रिक्तका होती है उनका परिमाण बढ़ता है, आकार में जब वो बढ़ती हैं तो एक कण हमको दिखाई देता है उसमें, और उस कण को हम क्या कहते हैं, पूर्व एक्रोसोमल कण कहते हैं। और जब ये रिक्तकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जब ये रिक्तकाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो केंद्रक के शिखर से जुड़ जाती हैं। देखो ये हमारा केंद्रक था, तो ये जो गोल्जी काय था उसका जो कण था, तो जो कण है वो इस प्रकार इससे जुड़ जाता है, शिखर से, केंद्रक के शिखर से इसका कण जुड़ जाता है, और वो कण इस पे क्या करता है, एक इस प्रकार का आवरण बना देता है ना। ये जो कण था वो ऐसे जिस पे जुड़ गया, और इसकी जो झिल्ली थी उसने इस पे इस प्रकार की कवरिंग कर दी, है ना। और इस कण को हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल कण बोलेंगे, जो शुक्राणु की क्या बनाता है, टोपी बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हुआ था किसका निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण। बहुत ही मोस्ट है, इतना याद रखना है कि भाई एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय अनेक रिक्तकाओं को घेरती हुई एक परत होती है, एक संरचना होती है। इसकी जो रिक्तकाएं होती हैं उनका आकार बढ़ने से उसमें कण हमको दिखाई देता है, जिसको पूर्व एक्रोसोमल कण कहते हैं। और जब ये रिक्तकाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो जो कण होता है वो अपने आकार में बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी कण एक साथ हो जाएंगे, और वो किससे जुड़ जाएंगे, केंद्रक के शिखर से। और शिखर से अगर वो जुड़ जाते हैं तो वो उस पे क्या बना लेते हैं, टोपी बना लेते हैं, है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस दोनों के माध्यम से आपने शुक्राणु के किसका निर्माण कर लिया है, सिर का निर्माण कर लिया है, ठीक है भाई। हाँ, तो ये तो हुआ हमारे किसका निर्माण, सिर का निर्माण। अब कोई खास बात नहीं है, अब बहुत नॉर्मल सी पॉइंट है, दो ही हमको ये मुख्य रूप से समझने थे। अब सेकंड जो है वो है होता है अक्षीय तंतु का निर्माण। तो अक्षीय तंतु ऋण को नॉर्मली हम देख लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी जो हमारा केंद्रक है वो इस प्रकार हो गया है, सिर, है ना, हो गया ना सिर ऐसे, ठीक है भाई। ये एक्रोसोमल कण था, है ना, ये हमारा केंद्रक है, तो इसको हम सिर कह रहे हैं। तो इसमें अब अक्षीय तंतु का निर्माण, तो आप स्पेशली याद रखना
सेंट्रोसोम, और वो भी दूरस्थ, जिसको हम डिस्टल बोलते हैं। अब मैं यहीं पर आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि स्पर्मेटिड में दो तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, आप सभी जानते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र, है ना। तो समीपस्थ तारक केंद्र जो होता है वो इसकी ग्रीवा में ऐसे धस जाता है यहां पर, है ना, और दूरस्थ तारक केंद्र इसके 90 एंगल पर व्यवस्थित होकर एक लंबी संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अक्षीय तंतु बोलेंगे। तो बस हो गया अक्षीय तंतु का निर्माण। अब आपको संरचना समझ में आ रही होगी कैसे कैसे बन रहे हैं। अरे भाई ये सेंट्रोसोम इस कोशिका में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो सेंट्रोसोम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे व्यवस्थित होकर एक इस प्रकार की संरचना में बना देंगे। अभी इतनी संरचना बन गई, तो ये किसका निर्माण हुआ, अक्षीय तंतु का निर्माण हुआ। बस इतनी सी बात आपको इसमें कहनी थी कि दूरस्थ तारक केंद्र एक अक्षीय तंतु का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है, जो किसका निर्माण करेगा, पूंछ का, आगे चल के किसका, पूंछ का। और थर्ड जो भाग है वो क्या है, मध्य। और मध्य भाग में भी क्या होगा भाई कि इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं स्पर्मेटिड के, वो माइटोकॉन्ड्रिया इस अक्षीय तंतु के चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये अक्षीय तंतु था तो उसके चारों ओर हमारे कौन व्यवस्थित हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, जो शुक्राणु के मध्य भाग का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि ये जो पूरी स्पर्मेटिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं है, है ना, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, नष्ट होकर इस पूरे पर एक क्या चढ़ा देगी, आवरण। क्या चढ़ा देगी, आवरण। तो आप एक मुझे बात बताओ, एक पूरे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, एक राउंड शेप कोशिका से। बात समझिए, आपके पास यहाँ पर एक राउंड शेप की स्पर्मेटिड थी, और राउंड शेप की स्पर्मेटिड से आपने क्या बना लिया, एक मैच्योर स्पर्म बना लिया। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड का विभेदन कहते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। तो बहुत ही मुख्य ये पॉइंट था, बहुत मुख्य क्वेश्चन। तो आपको इसमें दो पे ज्यादा ध्यान देना, एक तो सिर का निर्माण और एक सिर में केंद्रक का निर्माण और एक्रोसोम का निर्माण। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की बात करेंगे।